नमस्कार। रायबरेली और अमेठी में बस कुछ ही क्षणों के बाद पर्चा भरा जाने वाला है। रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंच गए हैं और स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो अब अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि क्या गांधी खानदान ही लड़ेगा, कि क्या गांधी खानदान के अलावा कोई और नहीं लड़ सकता है, गांधी खानदान ने और कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि कांग्रेस के भीतर भी कार्यकर्ताओं का उतना ही सम्मान होता है, उनकी मेहनत को भी एक ना एक दिन सराहा जाता है। और इसी पर सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से आज कहा गया है कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी की वो शोहरत भी राहुल गांधी ने उनसे छीन ली है। राहुल गांधी जानबूझकर स्मृति ईरानी के सामने चुनाव नहीं लड़े। अब स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सामने या राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से वो पहचान भी छीन ली है। सुप्रिया सीनेट कहती हैं, सुप्रिया सीनेट ने एक ट्वीट किया है, आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले उनका वो ट्वीट हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। सुप्रिया सीनेट का कहना है कि जब से राहुल गांधी की रायबरेली से लड़ने की खबर आई है, हर ओर खूब सारी टिप्पणियों की भरमार है। भूलिए मत, राहुल जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, उनकी एक ही चाल से बीजेपी और उनके चरण चुंबकों को मूर्छा आ गई है। रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, इंदिरा गांधी जी की भी सीट है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, दक्षिण से उत्तर तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बात और साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं का परिवार है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े बड़ों पर भारी है। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग में कह रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का। लीजिए, अब कार्यकर्ताओं के भी टिकट मिलने का नंबर आ गया है और राहुल गांधी जी ने अपनी सीट छोड़कर एक कार्यकर्ता को दे दी है। प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही हैं। इसको देखते हुए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनावों तक सीमित ना रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच जाएंगी। आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति की वो शोहरत भी राहुल गांधी ने छीन ली है। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए अस्पताल, स्टील प्लांट और आईआईटी हैं, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये है आज सुप्रिया श्रीनेट, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव ना लड़ना एक मास्टर स्ट्रोक है, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ना कि जल्दबाजी में की गई भूल है। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना ही नहीं था, स्मृति ईरानी के खिलाफ उतारे जाना ही नहीं था। ये आज से 4 से 5 वर्ष पूर्व जब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की फाइट हुई थी, उसी समय ये बात तय हो गई थी कि स्मृति ईरानी को फर्जी में लाइमलाइट नहीं देनी है। जब पूरा भारतवर्ष ही हमारा परिवार है, तो स्मृति ईरानी को सिर्फ इस बात पर लाइमलाइट क्यों दी जाए, या स्मृति ईरानी
को फेम इस बात का क्यों दिया जाए कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। इसके अलावा दूसरी पहचान स्मृति ईरानी की है भी नहीं, ये बात भी सही है। स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन इस देश में कितनी महिलाओं और कितनी बालक और बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हुए जिसमें स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली। तो स्मृति, ये बात तो 100% सही है कि स्मृति ईरानी बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री होने के नाते इस देश में नहीं जानी जाती हैं। स्मृति ईरानी अपनी भाषिक मर्यादा की बाउंड्रीज को पार करके राहुल गांधी को गालियां देने वाली नेता के तौर पर ज्यादा जानी जाती हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में कहें तो राहुल गांधी को बोल्ड तरीके से घेरने वाली नेता या गाली देने वाली नेता या अपशब्द कहने वाली नेता या अमर्यादित या फिर अभद्रता करने वाली नेता के तौर पर ज्यादा जाना जाता है कि जो जब जब वो राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग वो करती हैं, इससे पहले भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग अभी कुछ दिन पहले किया था, तब वो लाइमलाइट में आती हैं। ये 100% सच है। और राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़कर वो मौका छीन लिया है। राहुल गांधी वायनाड से जीत रहे हैं, ये सबको मालूम है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि अब रायबरेली से भी राहुल गांधी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा ये कि यहाँ सुप्रिया सीनेट ने एक बात लिखी है, जिस बात को मैंने 2 बार पढ़ा भी, कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी तो कहीं से भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच जाएंगी। तो अब ये इस बात का क्या मतलब है, ये आगे चंद्रकांत जी और मयंक जी समझाएंगे। लेकिन अमेठी के भीतर जिस और एक ऐलान और किया गया कि 6 तारीख के बाद से अपने सारे चुनाव प्रचार खत्म करके प्रियंका गांधी अमेठी में ही रहेंगी। अपने सारे चुनाव प्रचार खत्म करके प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़वाएंगी। मैं भी व्यक्तिगत रूप से कई बार किशोरी लाल शर्मा से मिला हूं, जब मैं जी में नौकरी करता था या इससे पहले कई चैनलों में नौकरी करता था, तो मेरी भी कई बार मुलाकात रायबरेली में किशोरी लाल शर्मा से हुई है। और तब सोनिया गांधी वहां से सांसद हुआ करती थी, और सोनिया गांधी जब दिल्ली होती थी या रायबरेली नहीं होती थी, तो उनकी जगह पर सारा कामकाज, सारा कार्यभार, विकास की सारी चीजें, सारा लेखा जोखा, सारी जानकारी सोनिया गांधी तक पहुंचाना किशोरी लाल शर्मा का काम होता था। किशोरी लाल शर्मा को सोनिया गांधी का प्रतिनिधि कहा जाता है, प्रज्ञा जी। और ये भी बड़ी बात है कि अपने प्रतिनिधि को कांग्रेस पार्टी ने अपनी उस सीट से चुनाव लड़वाया है जो पारंपरिक सीट कही जाती है, जो पुश्तैनी सीट बताई जाती है, जिसपे दादे परदादे चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से। उस सीट के ऊपर किशोरी लाल शर्मा जैसे कार्यकर्ता को, उस सेफ सीट के ऊपर किशोरी लाल शर्मा जैसे कार्यकर्ता को मौका देना, ये भी बड़ा संदेश कांग्रेस के भीतर देता है कि कांग्रेस में कभी भी किसी को भी कहीं से भी टिकट मिल सकता है। और किशोरी लाल शर्मा को बहुत समय पहले ये बात पता भी नहीं चली थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनको ये बात परसों पता चली। हमारे जो सूत्र कह रहे हैं, परसों ये बात उनको पता चली जब उनको बुलाया गया और वो रायबरेली से अमेठी आए। अमेठी में ये बातचीत हुई, दीपक सिंह और किशोरी लाल शर्मा और दिल्ली के बीच ये जो है ये वीडियो कॉल जुड़ी थी और इसमें ये बातचीत हुई थी। इसमें ये तय किया गया था, क्योंकि मैं अपनी 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रियंका गांधी देश में चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही हैं, नरेंद्र मोदी को फाइट दे रही हैं, मोदी के हर झूठ, मंगलसूत्र वाले झूठ और बाकी सारे झूठों को एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं और देश उनको सुन भी रहा है। उन्होंने बयान दिया अपने पिता के बारे में कि वो चिथड़े में लिपट कर किस तरीके से घर आए, तो वो किस तरीके से नाराज थी। वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। तो वो जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं, तो उनके प्रचार में कोई दखल ना पड़े, इसलिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि प्रियंका गांधी को अमेठी में चुनाव लड़ाने की जगह पर उनको प्रचार कराया जाए, उनसे जो है अलग अलग सीटों के ऊपर उनसे प्रचार करवाया जाए। इस पर एक नरेंद्र मोदी की बाइट आई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस उसमें थी कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े तो मामला आगे चले, आगे बढ़े। तो राहुल गांधी की एक बाइट आई है
सफाई वाले दिखेंगे। उससे पहले जो देखिए काफिला जा रहा है नामांकन के लिए, वो आप देख लीजिए। और प्रियंका गांधी की अभी हमारे पास एक बाइट आ चुकी है, जो प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा के नामांकन के लिए जा रही हैं। उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई हैं और गौरीगंज के कार्यालय से वो निकलकर थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्लेन से फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरे थे और उतरकर बाहर आए थे। उस समय की ये तस्वीर है, आज से अभी 1 घंटा पहले की तस्वीर। और प्रियंका गांधी किस तरीके से भाषण दे रही हैं और नामांकन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उनकी उनकी जो बाइट है वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये रही बाइट। कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे। अरे हो गया यार, बैठ कर ले चलो आवाज से के लिए फंसी जय भारत। तो ये प्रियंका गांधी की वो बाइट है। वो कह रही हैं कि सेवा की राजनीति में हैं और आप ही जिताने वाले हैं। कोई बड़ा नेता आ जाए, कोई आसमान से और बड़ा नेता आ जाए, कोई जो है 20 फुट और 25 फुट का नेता आ जाए, तो वो नेता चुनाव नहीं जीतता है। वोट देने वाले आप हैं, शक्ति आपके भीतर है, वोट आपके पास है, आप हराते हैं, आप जिताते हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही कि वो 6 तारीख के बाद से और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वो यहीं अमेठी में ही रहेंगी और किशोरी लाल के साथ में रहेंगी, उनके प्रचार में रहेंगी। अब नरेंद्र मोदी की एक प्रतिक्रिया आई है और ये प्रतिक्रिया आनी लाजमी भी थी, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में बैठी हुई थी प्रज्ञा जी कि कब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और कब कीचड़ उछालना शुरू किया जाए, कब स्मृति ईरानी के जरिए, क्योंकि वो महिला है, वो कितना भी कीचड़ उछाल सकती हैं और जहां कमल खिला है उसके नीचे कीचड़ की कमी नहीं है। कितना भी कीचड़ उछालें, कुछ भी कहें, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया है, तब नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं सुनिए। और एक बात और, ये बयान सुनने से पहले एक बात याद रखिएगा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, राहुल गांधी फिर दक्षिण में चले गए, अमेठी से भी जीते, दक्षिण में भी जीते। एक बात याद रखिएगा कि राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी है वो जितनी उत्तर भारत में जिस तरीके की है उतनी दक्षिण भारत में है। राहुल गांधी उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी से लड़ चुके हैं और वायनाड से लड़कर जीत चुके हैं और वहां से भी लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो बनारस को छोड़कर, धार्मिक नगरी को छोड़कर, बनारस को छोड़कर, विंध्याचल का एरिया छोड़कर नरेंद्र मोदी कहीं और से चुनाव लड़ सके। तो अब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं सुनिए। और एक और चैलेंज कांग्रेस दे रही है कि मोदी साउथ से लड़कर दिखा दे तो वो जान जाए। हालांकि अब समय निकल गया है, लेकिन मोदी क्या कहते हैं उसको सुनिए, फिर आगे शाहजादे ये बौखलाहट वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से, जैसे ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। आज की तारीख में पिछले 2 चरण बीत जाने के बाद सबसे ज्यादा डरी हुई पार्टी कौन है ये सबको मालूम है। और ये भी देखिए भरत जी, कहीं ना कहीं पर भाजपा भी डरी हुई थी। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो जो बौखलाहट दिख रही थी वो भी हम इसके पहले देख चुके थे। और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी बौखला कर बयान दे रहे हैं कि शहजादे डरो मत, भागो मत, वो ये साफ बता रहा है कि अब जाकर के नरेंद्र मोदी ने चैन की सांस लिया। अच्छा, प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा को लेकर नहीं, प्रज्ञा जी यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक बात और कह रहे हैं कि उनके चेले चपाटे कह रहे थे कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और आपके चेले चपाटे
आपके चेले चपाटे, आपके तो चेले चपाटों ने कहा ही नहीं। आपने तो अपने मुख से कहा कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मैं यहाँ आया हूं, मुझे तो गंगा माँ। अब गंगा माँ तो ये कह भी नहीं सकती कि हमने नहीं बुलाया भैया इस आदमी को, हम ना बुलाए हैं यहाँ बनारस में। अब ऐसे आप गंगा माँ को, गंगा माँ के बारे में बता दिया तो गंगा माँ क्या कहेंगे कि हमने नहीं बुलाया है? अरे कांग्रेस में कम से कम चेले चपाटे हैं तो जो ये बात कह रहे हैं कि आइए लड़िए, आइए लड़िए, मांग करने वाले तो हैं। आपने तो धर्म के आधार पर सीधे बता दिया कि मुझे न किसी ने भेजा है, न किसी ने बुलाया है, मैं तो गंगा माँ के बुलावे पर आया हूँ। अब ऐसी ऐसी बयानबाजी आपने कर दी तो आपके लिए भी तो चेले चपाटे हैं कि नहीं है? क्या आपकी पार्टी में आपके लिए चेले चपाटे जो मोदी 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 हर जगह एक ही तरीके की रट लगाकर खड़े होते हैं, वो कौन है? वो कौन दूसरी दुनिया से आए हैं? ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले, ये जो छात्र हैं, ब्रेन वॉश्ड फैक्ट्री, ये किसके चेले चपाटे हैं भाई? जिनको यही नहीं मालूम है कि करना क्या है और प्रदर्शन करने आ गए, किसके चेले चपाटे हैं? तो मोदी जी बात बहुत चालाकी से कहते हैं बात को, और हर बात को अपनी तरफ घुमा लेने की उनके पास कर लेते हैं, कला है। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, मैं चाहूंगी आप डिबेट को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक्स पर उन्होंने किशोरी लाल शर्मा जो कि लड़ रहे हैं अमेठी से, उनको लेकर एक ट्वीट किया है, वो दर्शकों को बताना चाहिए। प्रियंका गांधी लिखती हैं एक्स पर, किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वे हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। आज खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। ढेरों शुभकामनाएं। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है किशोरी लाल शर्मा को लेकर के। जो बात भरत जी आपने कही और जो हम आज अपने थंब में दिखा रहे हैं कि बिल्कुल राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो यही होता। स्मृति ईरानी जिस तरीके से बिलो द बेल्ट जाकर के वार करती रही हैं कांग्रेस पर, परिवार के नाम से, खानदान के नाम से, वो जरूर होता, वो जरूर दिखाई देता। और उसका जवाब राहुल गांधी ने बिना लड़े ही अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतार कर दे दिया है कि यहाँ पर परिवारवाद जैसी, खानदानवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसका असर अमेठी में कितना पड़ेगा? अमेठी में जिस समय वोट पड़ेंगे, वोटर के दिल में क्या पड़ेगा? क्योंकि ग्राउंड पर तो जो सच्चाई हमने देखी भरत जी, वो ये थी कि कार्यकर्ता और अमेठी की जनता चाहती थी कि गांधी परिवार से कोई आए। और यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बात कही है कि किशोरी लाल शर्मा का हमारे परिवार से बहुत पुराना नाता है। तो अब देखना ये होगा कि इसका क्या असर पड़ेगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लग रहा है कि अब सीधे चर्चा की ओर बढ़ना चाहिए। चंद्रकांत जी हमारे साथ हैं। चंद्रकांत जी, आपको क्या लगता है कि सारे सवालों को एक ही बार में निस्तेनाबूद कर दिया है राहुल गांधी ने? परिवारवाद को लेकर, खानदानवाद को लेकर, ये जितने भी सवाल उठते, बिलो द बेल्ट जाकर स्मृति ईरानी वार करती, अब तो बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया है। देखिए, मैं बात की शुरुआत पहले प्रधानमंत्री के शब्द जिस पर भरत जी ने बड़ा ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके चेले चपाटे चाहते थे कि वो यहां से लड़े। एक प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती। एक प्रधानमंत्री को इन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हालांकि मोदी जी बचते नहीं है। दूसरा, आपकी पार्टी में आपके कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं और दूसरी की पार्टी के कार्यकर्ता चेले चपाटे हो जाते हैं, पहला। दूसरी, जो रायबरेली और अमेठी को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरा एपिसोड देखने को मिल रहा था, जो चल रहा था, टिकट किसको मिला अमेठी में? सोनिया गांधी के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। क्या कोई बता सकता है कि नरेंद्र मोदी के सांसद प्रतिनिधि का नाम क्या है? क्या कोई ये बता सकता है कि राजनाथ सिंह के सांसद प्रतिनिधि का नाम क्या है? लेकिन हर आदमी ये बता सकता है कि सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि का नाम किशोरी लाल शर्मा है। किशोरी लाल शर्मा 40 वर्षों से गांधी परिवार से जुड़े हैं। और एक बात मैं इस बहस से इतर कह देना चाहता हूं पहले ही, कि इस देश की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में गांधी परिवार को इग्नोर करके राजनीति की कल्पना हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते थे। क्या राहुल गांधी के मन में यह बात नहीं आई होगी कि इस देश का गोदी मीडिया, राहुल गांधी के मन में यह बात नहीं आई होगी क्या इस देश का गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगा, ये बताएगा कि राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी भाग गए? क्या इन बातों का आकलन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन तमाम लोगों ने नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि स्मृति ईरानी को बड़ी पहचान कब मिली? तब नहीं मिली जब वो कपिल सिब्बल से चुनाव हार गई।
स्मृति ईरानी को बड़ी पहचान तब नहीं मिली जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने पर बैठ गई। स्मृति ईरानी को बड़ी पहचान कब मिलती है? जब वो 2014 में राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने आती है, तब स्मृति ईरानी की पहचान लोगों के बीच होती है कि हाँ, ये कोई स्मृति ईरानी है। आप चुनाव लड़ी, आप चुनाव हार गई, उसके बाद आप राज्यसभा चली गई, मोदी सरकार में मंत्री बन गई। आपने कहां का संघर्ष किया? संघर्ष तो तब होता जब आप राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री का पद ना लेकर संघर्ष करती जमीन पर। 5 साल अमेठी में रहती, लेकिन आप तो केंद्रीय मंत्री बन गई, आप राज्यसभा की सांसद बन गई, आपने तो सत्ता सुख भोगे। ठीक है, 2019 में राहुल गांधी की हार हुई, राजनीति में हार और जीत का क्रम चलता रहता है, लेकिन ये फैसला इस लिहाज से भी सही है। और दूसरा, अगर आप मैं अभी आप पर जाति समीकरण के हिसाब से भी आऊंगा। 18% ब्राह्मण है अमेठी में, जहां किशोरी लाल शर्मा को, पंडित किशोरी लाल शर्मा को टिकट मिला है। 11% ठाकुर है अमेठी के अंदर और 26% दलित। कौन दलित? वो दलित जो एक वक्त पर परंपरागत रूप से गांधी परिवार का वोटर रहा है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, अमेठी और रायबरेली में जाति समीकरण कोई मायने नहीं रखते, वहां मायने रखता है सिर्फ गांधी परिवार। वो गांधी परिवार जो अमेठी और रायबरेली से लंबे वक्त से जुड़ा है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। डॉक्टर संजय सिंह कौन थे? गांधी परिवार के करीबी। दिनेश प्रताप सिंह, जिनको रायबरेली में बीजेपी ने दूसरी बार टिकट दिया है, कौन थे? गांधी परिवार के करीबी। जंग बहादुर सिंह, मयंक जी अच्छी तरह जानते होंगे, रायबरेली अमेठी के जो नेता थे, जंग बहादुर सिंह, राजेश्वर सिंह, दद्दन सिंह, शुक्ल बाजार के ब्लॉक प्रमुख रहे, आप ही के रायबरेली अमेठी क्षेत्र के आते हैं। ये तमाम लोग गांधी परिवार का साथ छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन किसने साथ नहीं छोड़ा? प्रज्ञा जी, साथ नहीं छोड़ा किशोरी लाल शर्मा ने। तो अगर किशोरी लाल शर्मा ने साथ नहीं छोड़ा और पार्टी ये कहती है कि हमने अपने एक सम्मानित कार्यकर्ता को, जिसने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, जिसने परिवार का साथ नहीं छोड़ा और पूरी मेहनत के साथ अमेठी में और रायबरेली में डटे रहे, तो किशोरी लाल शर्मा को टिकट मिला। बात प्रियंका गांधी की अगर आप कर लीजिए, प्रियंका गांधी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? भरत जी ने बिल्कुल सही एक आकलन बताया कि प्रियंका तो कहीं से भी उपचुनाव लड़ सकती हैं। असल में गांधी परिवार, देखिए, देश की राजनीति 2 ध्रुवों में बंटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से प्रतिनिधित्व करने के लिए राहुल गांधी वायनाड की सीट से सांसद रहे, वायनाड की सीट से फिर वो लड़े, यानी दक्षिण का किला मजबूत है। उत्तर भारत के किले के प्रतिनिधित्व को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर चाहते राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली दोनों जगह किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते और किनारा कर लेते रायबरेली अमेठी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल रायबरेली गए, रायबरेली में 1,70,000 वोट से जीती है सोनिया गांधी पिछला चुनाव, और अमेठी भी कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, 55,000 वोटों की हार थी। तो अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये मानिए कि उत्तर भारत में राहुल गांधी मजबूती से खड़े हैं। अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी चल रहा है कि अगर दोनों जगह से जीत जाएंगे तो छोड़ेंगे कहां, इस्तीफा कहां से देंगे? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि जब वो दोनों सीटें जीत जाएंगे तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, और जब वो एक सीट छोड़ेंगे, और वो एक सीट अगर छोड़ेंगे, तो वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएंगे। इससे ना तो अभी कांग्रेस का प्रचार अभियान डिस्टर्ब होगा, प्रचार अभियान भी चलता रहेगा, दोनों सीटें भी पार्टी जीत लेगी, और उपचुनाव में प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग भी हो जाएगी। ये बिल्कुल एक, जिसको आप कह सकती है ना, बिल्कुल सपाट सा एक समीकरण है। लेकिन क्या होता अगर मान लीजिए, अब क्या था, स्मृति ईरानी अभी तक जो उनकी पूरी तैयारी थी वो ये थी कि राहुल गांधी आएंगे, मैं राहुल गांधी को कोसूंगी कि आपने घर छोड़ दिया, आप यहां आए नहीं, आप झांकते नहीं आए, और चुनाव हो जाएगा। वो जो एक पिच थी, वो पिच राहुल गांधी ने घसीट ली। अब आप उस पिच पर नहीं खेल सकती। आप ये कहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता, तो भाई कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, वो पिच आपसे छीन ली। आप कहेंगे गांधी परिवार के बाहर टिकट नहीं जाता, तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दे दिया, वो भी आपसे छीन लिया। यानी छीना आपसे सब कुछ। और आप कितने डरे हुए लोग हैं, मैं तो फिर उसी पे आ रहा हूं, आप कितने डरे हुए लोग हैं ठाकुर समाज की नाराजगी से कि एक दिन में 2 टिकट ठाकुरों में बांटे गए। एक टिकट रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को, और एक टिकट कैसरगंज की सीट पर ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को। क्यों? क्योंकि आप ठाकुरों की नाराजगी से डरे हुए हैं। आप ये रिस्क नहीं ले पाए कि आप ब्रजभूषण का टिकट काट दे, इसको डर कहते हैं। आप नहीं काट पाए। डर इसको नहीं कहते जो राहुल गांधी ने किया है, डर इसको कहते हैं जो ब्रजभूषण के सामने नतमस्तक हो गए आप। मैं तो कहता हूं नतमस्तक है आप उसको टिकट देने के लिए, और आपने टिकट दिया, आखिर में दिया, उसके बेटे को दिया। सरेंडर होना तो इसको कहते हैं, डरना तो इसको कहते हैं। वरना हाँ, अगर थी कुव्वत, आप ब्रजभूषण के घर के बाहर टिकट देते। आप संदेश खाली पर भाषण दे रहे हैं, लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। आप उस सीडी कांड पर, जो दक्षिण भारत का एक मास रेप कांड है, उस पर आप नहीं बोल रहे हो,
लेकिन आप टिकट कहां दे रहे हो? ब्रजभूषण के घर में। उसका टिकट काटने की आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि अगर ब्रजभूषण का टिकट कटा और ब्रजभूषण को सपा या बसपा ने टिकट दिया तो ये एक सीट भी खिसक जाएगी, ये एक सीट भी खाते से कम हो जाएगी। इस वजह से आप मनोज पांडे से क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं। मनोज पांडे से आपने क्रॉस वोटिंग कराई, मनोज पांडे के हाथों दिनेश प्रताप सिंह को बुके दिलवा सकते हैं। मयंक जी अच्छी तरीके से जानते होंगे, मैं तो थोड़ा कम जानता हूं। रायबरेली की राजनीति में, अमेठी की राजनीति में दिनेश प्रताप सिंह वर्सेस मनोज पांडे चलता है। ये राजनीति के दो गुट है रायबरेली के अंदर। अगर एक पक्ष की मदद मनोज पांडे ने कर दी तो उस पक्ष का नुकसान दिनेश प्रताप सिंह जरूर करते हैं। और ये रायबरेली की ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की राजनीति है। जितना मैं समझ पाता हूं रायबरेली की राजनीति को, वहां के समीकरण को, वहां ये चलता है। और आज वही मनोज पांडे बुके लेकर दिनेश प्रताप सिंह के लिए खड़े हैं। क्रॉस वोटिंग आपने कराई मनोज पांडे से। दिनेश प्रताप सिंह कौन है? आपने एमएलसी बनाया, आपने मंत्री बनाया। मनोज पांडे को आपने टिकट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है। और आप इसमें किसको संतुष्ट कर रहे हो? ठाकुरों को। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम इतनी नाराजगी है कि आप सिर्फ ठाकुरों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं। और दूसरा मैं तो कह रहा हूं कि अब मुझे याद है मयंक जी भी मेरे साथ चर्चा में थे, अनुज जी ने भी कई बार चर्चा की, भरत जी से मेरी चर्चा हुई। मैंने बार बार ये बात की कि रायबरेली अमेठी में अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली चुनेंगे। मैं प्रियंका गांधी को लेकर उतना श्योर नहीं था, लेकिन बार बार मैंने बात की कि राहुल गांधी रायबरेली जा सकते हैं। इस पर हमारी और मयंक जी की काफी लंबी चर्चा भी हुई थी और मैं अपनी बात पर अडिग था कि मुझे ये संभावना लग रही है कि वो रायबरेली जाएंगे। अब वो रायबरेली गए हैं, देखिए जाहिर तौर पर रायबरेली जीत कर आएंगे। और अमेठी की लड़ाई अभी तक जो स्मृति ईरानी को लग रहा था कि जिधर बल्ला घूम जाएगा उधर छक्का पड़ेगा, उधर चौका पड़ेगा, तो अब स्मृति ईरानी की घेराबंदी होगी। क्योंकि अब आपके पास ये कहने को नहीं रह गया कि कोई बाहरी आया है। अगर मान लीजिए दिल्ली से कोई प्रत्याशी यहां भेजा जाता तो आप ये कह सकते थे कि बाहरी आ गया। जैसे कई नाम चले, सुप्रिया श्रीनेत का नाम चलाया गया, कई लोगों का नाम चलाया गया कि वो लोग यहाँ आ सकते हैं, नहीं आए। एक वो आदमी जो 45 वर्षों से 40 वर्षों से अमेठी में रहकर अमेठी के लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहा है। और एक आखिर बात कह रहा हूं, उसके बाद मयंक जी या अनुज जी तक हम चलेंगे। राजनीति में जो लोग ग्राउंड की पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको ये पता होगा कि प्रतिनिधि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राजनीति का, चाहे वो सांसद का प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक का प्रतिनिधि हो। देखिए जनता की जो कनेक्ट होता है वो डायरेक्ट नेता से कभी हो ही नहीं सकता। सांसद विधायक से ये कहने की बातें हैं, बीच में एक चेन प्रोसेस काम करता है, उसको कहते हैं प्रतिनिधि। जब संसद का सत्र चल रहा हो दिल्ली में और सांसद दिल्ली में बैठा होगा तो जो जिले में प्रज्ञा जी की मीटिंग होती है, दिशा की मीटिंग होती है, निगरानी समिति की मीटिंग होती है, जिसका प्रेसिडेंट एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो वहां उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सांसद प्रतिनिधि जाता है। और हर सांसद अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो उसके और जनता के बीच में कनेक्शन के काम करता है, जो उसके और अधिकारियों के बीच में कनेक्ट का काम करता है। तो जनता आमतौर पर प्रतिनिधि से ज्यादा काम करवाती है बजाय जनप्रतिनिधि के। और इस देश में प्रतिनिधियों की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिसने चुनाव हराया गुना की सीट पर 2019 के चुनाव में, वो भी उनके प्रतिनिधि की तरह ही काम करते थे। और इस देश के एक बड़े केंद्रीय मंत्री थे जियाउर रहमान अंसारी, लोग जिनको जानते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। हाँ, मैं वो सिंधिया वाले। और हाँ। जो जियाउर रहमान अंसारी साहब राजीव गांधी की सरकार में एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको चुनाव हराया था उन्हीं के प्रतिनिधि अनवार अहमद ने, हराकर सांसद बन गए थे। तो प्रतिनिधि को आप इग्नोर नहीं कर सकते। किशोरीलाल शर्मा सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली के अंदर एक अभिन्न हिस्सा है। प्रज्ञा जी, कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई बेहद रोचक है। और ये फैसला राहुल गांधी और प्रियंका के जो फैसला है, इस फैसले की परिकल्पना बीजेपी ने नहीं की थी। बीजेपी को लगता ही नहीं था, बीजेपी उसी परंपरागत चिट्ठी को मान रही थी जो फेक चिट्ठी वायरल हुई थी। बीजेपी ने उसी को अंतिम सत्य मानकर दिनेश प्रताप सिंह को टिकट भी दे दिया था। अब यहां पे मामला जो है थोड़ा सा प्रज्ञा जी फंस गया है। बिल्कुल चंद्रकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हर बार क्या होता है कि बीजेपी अपनी पिच पर खेलने के लिए विपक्ष को मजबूर कर देती है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और ये बड़ा ही ऐतिहासिक रहा जिस तरीके से सरप्राइजिंगली रातों रात में नाम डिसाइड हो गया और कांग्रेस ने अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मयंक जी के पास चलूंगी। मयंक जी, अब तो स्मृति ईरानी चारों खाने चित, मतलब चारों तरफ से फंस गई। अब तो उनको अपने कामों पर बात करनी पड़ेगी जिनके कामों को लेकर बहुत भयंकर अमेठी की जनता में नाराजगी है। और किशोरीलाल शर्मा को लेकर के राहुल गांधी का कितना सही फैसला है वो तो अभी चंद्रकांत जी ने बताई। आपको क्या लगता है अमेठी की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेठी की जनता की बात करें तो किशोरीलाल शर्मा आज से नहीं, चंद्रकांत ने बता दिया, बहरहाल 40 साल से हैं, लेकिन वो एक ऐसे हैं कि जो रायबरेली और अमेठी में शायद दीपक सिंह और
के.एल. शर्मा 2 इकलौते नेता हैं जिनको हर गली, हर गांव, हर मोहल्ला पता है। शायद मुझे लगता है कि उनसे अगर पूछ लिया जाए कि गौरीगंज से ये गांव भादर कहाँ है, तो बता देंगे 4 किलोमीटर 500 मीटर है। तो मतलब उनको इतना नपा-तुला ज्ञान है रायबरेली और अमेठी के बारे में। उनसे पूछा गया तिलोरी कहाँ, उनसे पूछा गया भादर कहाँ, उनसे पूछा गया जगदीशपुर कहाँ, उनसे पूछा गया मुसाफिरखाना कहाँ, उनसे पूछा गया जायस कहाँ, उनसे पूछा गया जायस में ये गाँव कहाँ है। तो ये वो ऐसे नेता हैं जो बता सकते हैं। रही बात चुनाव में नेतृत्व की, तो देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आपने भी कल दिखाया और हमने भी कि वहां पर बहुत ज्यादा मांग थी राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की, भाई बहन की डिमांड है। और एक चीज है प्रज्ञा जी की 28 साल हो गए और 28 साल में पहली बार कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने अमेठी छोड़ी है, वरना गांधी परिवार ने अमेठी कभी नहीं छोड़ी थी। हार और जीत दोनों अलग जगह थी। 1998 में वहां पर पहली बार ऐसा हुआ था जब राजा संजय सिंह थे, उनके सामने वो बीजेपी में चले गए थे और उस समय कांग्रेस ने लड़ाया था डॉक्टर सतीश शर्मा को, वो हार गए थे बहरहाल। तो उस समय गांधी परिवार का इकलौता था कि जब उन्होंने अपने किसी भी उसमें गांधी नहीं लगा हुआ था, वरना हर चुनाव में एक गांधी चेहरा उतरता था। उसके बाद आज 2024 का चुनाव है। बहरहाल ये समीकरण होते हैं। अगली बार दोबारा फिर 1998 में संजय सिंह भले बीजेपी से जीते, लेकिन वही 4 साल बाद संजय सिंह फिर से कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस के गांधी परिवार से सोनिया और राहुल लड़े और जीत के चुनाव आए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन धरातल पे जो है वो डिमांड जो थी वो राहुल गांधी की थी, ये हर किसी को पता है। खुलेआम अगर वो लड़ते तो शायद ये चुनाव का माहौल जो होता कुछ और होता, लेकिन बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व का डिसीजन है वो कुछ सोच के लिया है। भरत जी ने भी चीज हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल अगर अमेठी से लड़ते हैं, नहीं लड़ते रायबरेली से लड़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अपनी माँ की सीट बचाने में और माँ की सीट पर जो बीजेपी वरुण गांधी को लेकर देखिए चर्चाएं मयंक जी, की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी चले गए, राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग क्या इसमें से स्मृति ईरानी की भी बाइट है, पहले वो सुन लेते हैं फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। स्मृति ईरानी को सुना जाए पहले क्या कह रही हैं। जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को स्मृति ईरानी प्रॉक्सी कह रही हैं कि वो अपने प्रॉक्सी को नहीं। यही चीज अभी चंद्रकांत जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दुतरफा बयान देती। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता देवतुल्य है, बहुत अच्छी बात चंद्रकांत जी ने कही, और दूसरे के कार्यकर्ता क्या है, चेले चपाटे। वो इस देश के नागरिक नहीं है, वो देश के चेले चपाटे हैं, वो देवतुल्य नहीं है। अब किशोरी लाल शर्मा को प्रॉक्सी बोल रही हैं। अब यही स्मृति ईरानी अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते तो ये कहती कि ये लोग देखो परिवार, इतने बड़े परिवारवादी हैं कि मोदी चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी परिवारवाद का गाना गाने में
जो है गाना गाने में उनकी जुबान नहीं थकती है, ये चिल्लाते चिल्लाते कि ये बहुत सा परिवारवादी। लेकिन आज तो मोदी जी को ये कहना चाहिए था कि देखिए कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा दिल है कि अपनी सीट छोड़ दी एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने के लिए। एंगल तो ये भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब उनका क्रिटिसिज्म होता है तब वो कहते हैं कि नेगेटिव लोग हैं ये सब जो हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं, बड़ी नेगेटिविटी फैलाते हैं। खुद क्या फैलाते हैं, खुद क्या फैला रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज स्मृति ईरानी की भाषा देखिए, राहुल गांधी के अमेठी छोड़ते ही स्मृति ईरानी की भाषा देखिए कैसी हो गई है, एकदम मृदुभाषी हो गई है। उनको ये समझ में आ गया है कि वो जिस जहाज को पकड़कर उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी, उस जहाज ने जो है उड़ान ही नहीं भरी, उसने फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब वो जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, स्मृति ईरानी अब ऊपर कैसे उड़े, क्योंकि उनके अपने तो पंख है नहीं, अब वो आसमान में कैसे जाएंगी। अब ये उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर। और जिन नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के बारे में बात कर रही थी स्मृति ईरानी, उन नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और उनके बयानों को ये जो सामने लेडी खड़ी हुई दिखाई दे रही है नंबर 1 पर, जिनका नाम प्रियंका गांधी है, किस तरीके से छक्के छुड़ा रही हैं, किस तरीके से धज्जियां उड़ा रही हैं देश भर में। एक बयान सुनाता हूं प्रज्ञा जी। खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले। मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ये प्रियंका गांधी का वो भाषण था। मुझे पत्रकारिता में इतना समय हो गया, इतने साल हो गए प्रज्ञा जी, लेकिन इस तरीके के भाषण, इससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि खाते हुए देखा है, मैंने अपने पापा को जो है भेजा था आप लोगों के बीच, और वो टुकड़ों में लिपट कर, तिरंगे में लिपट कर वापस घर आए। मैं उस समय नाराज थी, गुस्सा थी। अच्छा, ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं प्रज्ञा जी, ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं, अभी के नामांकन की हैं। अभी प्रियंका गांधी इस नामांकन में मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि किशोरी लाल के नामांकन में प्रियंका गांधी पहुंची भी नहीं, गई भी नहीं। बताइए, जाना चाहिए था उनको, वहां नहीं गई और उनको जाना चाहिए था। लेकिन प्रियंका गांधी, आपको बता दें, सच्ची खबर ये है कि प्रियंका गांधी किशोरी लाल
शर्मा के नामांकन में मौजूद हैं और नामांकन की ये भीड़ है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों का सैलाब अमेठी के भीतर ये बता रहा है कि बड़ा कोई भी हो, लेकिन लोग स्मृति ईरानी से बदला लेना चाहते हैं। जिस तरीके की बातें हमने कल देखी सुनी कि स्मृति ईरानी को लोग हटाना चाहते हैं, लोग स्मृति ईरानी को हटाने का चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी के भीतर, और इसीलिए ये मांग भी हो रही थी कि स्मृति की राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, राहुल गांधी यहाँ पर आए। और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरीके की बहुत कम वक्त में लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि कौन लड़ेगा यहाँ से, कौन आएगा। सवेरे सवेरे और इतने कम वक्त में इतनी भयंकर भीड़, वो भी नामांकन के लिए ये बता रही है, ये दर्शा रही है, ये दिखा रही है कि किस तरीके का क्रेज है किशोरी लाल शर्मा के लिए भी। और प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए आप ये तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा के लिए भाषण दे रही हैं, मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ किशोरी लाल शर्मा मौजूद हैं। और जो झूठ फैलाया जा रहा है ट्विटर पर इस समय बहुत तेजी से चल रहा है कि प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा के नामांकन में भी जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ अनुज जी हैं, और अनुज जी आप कैसे देख रहे हैं? कल से आप नजर बनाए हुए थे रात तक, और फिर सवेरे सवेरे ही आप इस पूरी खबर पर अपडेट ले रहे थे। क्या लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है अमेठी में कि बहुत सारे लोग अब इस बात को कह रहे हैं कि अमेठी की सीट अब जो है कांग्रेस की पकड़ से बाहर हो जाएगी, अब अमेठी में कांग्रेस हार जाएगी, स्मृति ईरानी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इससे इतर और थोड़ा सा अलग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अमेठी के भीतर एक मजबूत विकल्प दिया है, और ऐसा विकल्प दिया है जो अमेठी की गली गली जानता है, जिसने अमेठी की सेवा ताउम्र की है। जब से वो व्यक्ति अमेठी और रायबरेली की इस पावन धरती पर पैदा हुआ है, तब से उस व्यक्ति ने अमेठी और रायबरेली को देखा है, जिया है। और अगर आज उस व्यक्ति को कांग्रेस मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी गांधी परिवार की सीट से, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए भरत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि केएल शर्मा जो हैं वो 80 के दशक में राजीव गांधी के साथ अमेठी और रायबरेली गए थे, और उसके बाद वहां पर जमे रहे। उसके बाद वो वहां से निकले नहीं, ऐसा कहा जा सकता है, लगातार टच में रहे। और रही बात इस बार अचानक से टिकट मिलने की, 4-5 दिन पहले से वो, जो मेरे पास जानकारी है, 4-5 दिन पहले से वो लगातार अमेठी के अंदर बैठकें कर रहे हैं। और जयराम रमेश का एक बयान भी आ गया है। जयराम रमेश, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ये कहा जाने लगा है कि उपचुनाव लड़कर प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव जीत जाएंगी और संसद पहुंच जाएंगी, और वही लाइन यहाँ पर जयराम रमेश ने भी पकड़ी हुई है। जयराम रमेश ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए लोग कुछ भी कहें, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है वो देखिए। जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं, सोच समझ कर दांव चलते हैं, और ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति का ये हिस्सा है। ये यहाँ पर जयराम रमेश ने कहा है। देखिए आपको याद होगा कि हम लोग जब बात कर रहे थे, अखिलेश यादव का नामांकन था, मैं वहीं पर मौजूद था, और उस दौरान मेरी आपसे और चंद्रकांत से बातचीत हो रही थी। तो उसी समय हम लोग ने उल्टा चश्मा यूसी पर इस बात को कह दिया था कि अब राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो उसी दिन हम लोग ने कह दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहीं से संकेत देने शुरू कर दिए थे कि अब मैं आ गया हूं तो सभी लोग आएंगे। तो उस दिन हम लोग ने इस बात का ऐलान कर दिया था। दूसरी बात, चंद्रकांत से जो बात यहाँ पर प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी कहते हुए दिखाई दे रही है, स्मृति ईरानी कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, देखिए वायनाड में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद देखिए भाग के राहुल गांधी इधर आएंगे। तो चंद्रकांत से और मेरी एक बहस हो रही थी, हम लोग डिबेट कर रहे थे। उस वक्त चंद्रकांत ने ये बात कह दी थी कि बहुत बड़ी रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी, वायनाड का चुनाव होगा, उसके बाद नामांकन जरूर किया जाएगा, ये एक रणनीति का हिस्सा है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उसको अमली जामा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अब देखिए ठाकुर वोट बैंक की जो चंद्रकांत बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। एक तरफ रायबरेली में उन्होंने ठाकुर प्रत्याशी उतार दिया है, दूसरी तरफ कैसरगंज में प्रत्याशी उतारा है ठाकुर, और वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को।
केवल कैसरगंज ही सीट नहीं है ठाकुर जहां पर प्रभावी है, उसके आसपास की 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर ठाकुर वोटर जो हैं वो प्रभावी हैं। हम संत कबीर नगर की बात कर ले, हम उसके बगल में गोंडा की बात कर ले, हम अयोध्या की बात कर ले, हर जगह 10 से 12%, 18% तक जो ठाकुर समाज है, वोटर है, वो निर्णायक भूमिका में है। तो एक बड़ा मैसेज जरूर देने की ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई है भारतीय जनता पार्टी ठाकुर वोट बैंक को लेकर जो विरोध चल रहा है, तो एक मैसेज देने की। अब देखिए, ब्रजभूषण को उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को जरूर टिकट दे दिया। एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। एक तरफ तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि साहब हम जो है जिनके ऊपर आरोप है उनको हम टिकट नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के घर के लोगों को टिकट दे दिया और ठाकुर समाज को मैनेज कर लिया। दूसरी बात जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी का एक बयान आया है अमेठी पहुंचने के बाद, उनसे इस बात को पूछा गया कि वो क्यों नहीं लड़ी अमेठी से, तो उन्होंने कहा है कि किसी को तो संचालन करना है। और आगे उन्होंने कहा कि किशोरी लाल शर्मा जी एक अच्छी चॉइस है, और उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से अमेठी में कामकाज संभालते रहे हैं, उन्हें यहाँ के हर इलाके और हर गली की पूरी जानकारी है। चंद्रकांत जी, किशोरी लाल शर्मा कितने राइट चॉइस हैं? क्योंकि अभी मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देख रहा हूं, प्रतिक्रियाओं पर भी नजर है, तो बहुत सारे लोग इस पर बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गांधी परिवार से कोई नहीं उतरा यहाँ, तो इसका मतलब कि ये सीट गई हाथ से। कुछ लोग कह रहे हैं गांधी परिवार से कोई नहीं उतरा, मतलब अगर प्रियंका गांधी उतरती तो ठीक रहता, राहुल गांधी नहीं उतरे तो अच्छी बात है, प्रियंका गांधी उतरती तो ठीक रहता। लेकिन अब ये कितनी राइट चॉइस है जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा जी राइट चॉइस हैं? देखिए, मेरा ये कहना है भरत जी, अगले 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि अमेठी की सीट से गांधी परिवार का कोई लेना देना है, अमेठी की सीट से राहुल प्रियंका का कोई भी लेना देना है। एक सामान्य प्रत्याशी के तौर पर आप किशोरी लाल शर्मा को देखिए, तो अमेठी में जो जाति समीकरण है, जो जाति समीकरण का खांचा है, उसमें 18% ब्राह्मण वोटर है। और अगर किसी सीट पर इतना ब्राह्मण है, तो वहां पर अगर ब्राह्मण उतारा जाए तो ये तो चुनावी रणनीति के हिसाब से इसको सही कहा जाएगा। दूसरी बात, अमेठी की जो बेल्ट है, अमेठी रायबरेली की जो पूरी बेल्ट है, यहां पर सवर्ण मतदाता जो है ये निर्णायक स्थिति में होता है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, गांधी परिवार के नाते को आप भूल जाइए, फिर आप देखिए तो स्मृति ईरानी तो न ब्राह्मण है न ठाकुर है, उस खांचे में तो किशोरी लाल शर्मा बिल्कुल फिट बैठते हैं, पहला। दूसरा, एक वो व्यक्ति जो 35-40 वर्षों से सिर्फ अमेठी की राजनीति को समझ रहा है। अभी उस दिन स्मृति ईरानी एक भाषण दे रही थी और उसमें कह रही थी कि प्रधान जी, अगर ये हो जाए, राहुल गांधी से पूछिए कि डी कहां है और डोमा डी कहां है, तो राहुल गांधी बता नहीं पाएंगे। तो अब स्मृति ईरानी को इसका जवाब देने वाला भी प्रत्याशी सामने आ गया है, वो बताएगा कि फलाना ब्लॉक कहां, फलाना गांव कहां है। ठीक है, ये मिल गया। दूसरा, स्थानीय चेहरा है, कोई बाहरी चेहरा नहीं है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि पान की दुकान वाले का भी नाम बता देते होंगे किशोरी लाल शर्मा, जिस चौराहे से निकलते होंगे तो पान की दुकान वाले को भी नाम से बुला लेते होंगे। यही तो एक स्थानीय प्रत्याशी की और स्थानीय नेता की ताकत और उसकी पहचान होती है कि वो ऐसे लोगों को बुला लेता है। अब आप हरदोई में जाइए, हरदोई जिले में नरेश अग्रवाल पत्ते पत्ते का नाम बता देंगे। यही तो स्थानीय नेताओं की ताकत होती है। तो वही ताकत किशोरी लाल शर्मा की अमेठी के अंदर है। और फिर जब उसमें और दो चीज उसमें जुड़ती हैं, एक तो उनका जाति समीकरण जुड़ता है, दूसरा समाजवादी पार्टी के वहां पर वोट जुड़ते हैं। जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, यादव, मुस्लिम, ये जो वोट बैंक है वो भी जुड़ता है, ब्राह्मण भी जुड़ता है। यानी जाति समीकरणों के हिसाब से देखिए तो उस खांचे में तो किशोरी लाल शर्मा बहुत मजबूत हो गए। चलिए, यहां तक बहुत मजबूत हो गए। अब उसमें आप जोड़ दीजिए गांधी परिवार, अब उसमें आप जोड़ दीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार और अमेठी के रिश्ते। जब ये सारी चीजें आप भरत जी उसमें जोड़ देंगे, तब तो किशोरी लाल शर्मा और मजबूत हो जाते हैं। और अब स्मृति ईरानी के पास ये कहने को भी नहीं है कि मेरे सामने मेरा मुकाबला युवराज से है, मेरा मुकाबला राहुल गांधी से है। स्मृति ईरानी की बड़ी पहचान, अगर ब्रॉड एस्पेक्ट इसका देखिए, बड़ा नैरेटिव, बड़ा कैनवास खड़ा करिए, तो यही तो है ना कि स्मृति ईरानी का मुकाबला किससे हो रहा है। कपिल सिब्बल से लड़कर तो उनको कुछ मिला नहीं था। भाई आज की तारीख में अगर लखनऊ में कोई निर्दलीय नौजवान खड़ा हो जाए, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो जाए और वो राजनाथ सिंह को हरा दे, तो उसकी तो आजीवन की पहचान यही हो जाएगी कि उसने राजनाथ सिंह को चुनाव हरा दिया। राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया, पूरे जीवन उन्होंने इसकी यूएसपी खाई कि इंदिरा गांधी को एक बार चुनाव हरा दिया था। ये पहचान बन जाती है। किसको चुनाव हराया था? इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था।
तो ये जो होता है ना राजनीति में, इसके बड़े मायने होते हैं कि आपने चुनाव जीता किससे वो दूसरी बात है, आपने चुनाव हराया किसको ये बड़ी बात है। अब जैसे लेकिन वाराणसी से स्मृति ईरानी जिन परिस्थितियों में चंद्रकांत जी जीती थी 2019 में, वो परिस्थितियां इस बार उनको मिलती दिखाई दे नहीं रही ग्राउंड के ऊपर, और इसीलिए अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को एक्सीडेंटल सांसद भी कहती है, एक्सीडेंटल एमपी भी कहती है कि स्मृति ईरानी फ्री फंड में राष्ट्रवादी लहर पर बैठकर अमेठी से जीत हासिल कर ली उन्होंने। जब 2019 में इस देश में राष्ट्रवादी लहर बह रही थी, पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक वाला मुद्दा बहुत गर्म था, तब स्मृति ईरानी जीती चुनाव अमेठी से। और 2019 में कैसों को जीत मिली वो तो आपने देखा ही, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया। स्मृति ईरानी के लिए इस बार का अगर इंडिविजुअल स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी की हम यहाँ पर बात करें तो ये दिखाई देता है बिल्कुल क्लियरली कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस बार मोदी के नाम पर मामला हल नहीं हो पाएगा कि मोदी के नाम पर मामला हल हो गया, देश के नाम पर मामला हल हो गया। इस बार तो लड़ना पड़ेगा, इस बार बताना पड़ेगा कि हमने किया क्या है इतने दिनों तक। अच्छा भरत जी, एक तरफ जो पूरी बीजेपी एक कैंपेन चला रही है एक तरीके से डरो मत भागो मत वाला, आपको क्या लगता है कि क्योंकि केएल शर्मा का जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन से स्मृति ईरानी, हमने सुना भी कि स्मृति ईरानी की बॉडी लैंग्वेज हो, उनका भाषण का तरीका हो, वो सब कुछ बदल गया है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी गांधी परिवार पर हमेशा उग्र निशाना साधते हुए दिखती थी, हमेशा बिलो द बेल्ट वॉर करते हुए दिखती थी, इस बार तो वो बिल्कुल मृदुभाषी सी मालूम पड़ रही है। और केएल शर्मा का नाम आने पर नहीं तो प्रज्ञा जी उस तरीके से अभी जो नहीं प्रज्ञा जी, अभी जो हमने अपने जी हाँ चंद्रकांत जी आप बताइए। मैं कह रहा हूँ अभी जो हम लोगों ने स्मृति ईरानी के वो बयान सुना है तो उसी में आपको उनके चेहरे के हाव भाव तो पता चल ही गए होंगे। अगर उस बयान को देखिए तो हाव भाव तो पता चल ही रहे उनके। ये तो है ही कि अमेठी को लेकर। और दूसरा मैं तो कह रहा हूँ कि भरत जी आप जो बात कह रहे थे, अमेठी के जो स्थानीय नेतृत्व है ना, जो वहां के स्थानीय नेता है, चाहे वो मयंक जी अच्छी तरीके जानते हो यूपी सरकार में मंत्री रहे, वो क्या नाम था उनका, सुरेश पासी, वो भी अमेठी के नेता रहे। ये लोग स्मृति ईरानी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर आप इसको देखें, तुलनात्मक अध्ययन इसका करेंगे तो खुश नहीं। और दूसरा अमेठी वर्सेस लखनऊ बहुत तगड़ा है 2017 से लेकर अब तक। अमेठी वर्सेस तो लखनऊ। चंद्रकांत जी मेरा सवाल यही था कि फिर इस डरो मत भागो मत वाला जो कैंपेन पूरी भाजपा चलाने की कोशिश कर रही है, अब बल्कि बॉडी लैंग्वेज बदली है स्मृति ईरानी की, तो अब आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर होगा? मैं पूरे सोशल मीडिया पर देख रही हूँ इस वक्त पर वही चल रहा है। आप कोई भी, बहुत से कैंपेन प्रज्ञा जी चल रहे हैं, ट्विटर पर भी चल रहे हैं, तमाम जगह चल रहे हैं, आप कोई भी कैंपेन चला लीजिए। राहुल गांधी को इस देश में जो बीजेपी के लोग हैं, जो उनकी सेल्स काम करती हैं, उन्होंने पप्पू बनाने की तमाम कोशिशें कर दी, एक क्रिएट करने की कोशिश कर दी। अब आप करते रहिए, अब ये चुनाव का मौका है, आप कुछ भी करिए। बात यह है कि देखिए चुनाव होता है समीकरणों पर, चुनाव हवाई बातों पर नहीं होता है। सोशल मीडिया पर कितना आदमी है जो अमेठी का है, इसका भी सर्वे करा लिया जाए कि अमेठी के कितने लोग बैठे हुए हैं जो इस पर नजर रख रहे हैं। बात यह है कि अमेठी की लड़ाई अब रोचक है। जो भरत जी बात कह रहे थे कि जिन परिस्थितियों का हवाला स्मृति ईरानी देती थी, जिसको आप सेफ जोन कह सकती हैं, सेफ जोन थी स्मृति ईरानी की, कि चारों ओर उन्होंने एक दायरा खींच लिया था कि अरे राहुल गांधी आएंगे, चुनाव होगा, ये बातें कहेंगे, चुनाव निकाल लेंगे। भाई आप एक ही बार तो राहुल गांधी से चुनाव जीती हैं, फिर इसमें इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने राहुल गांधी को 10 चुनाव हरा दिए। आप एक ही बार तो चुनाव जीती हैं। भाई मैं तो कहता हूं ना कि अमित शाह गुजरात की सीट छोड़कर आए और चुनाव लड़ ले उत्तर प्रदेश की किसी सीट से, लड़े तो एक बार, नहीं लड़ेंगे ना ये आपके तमाम नेता। अच्छा, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का क्या मुकाबला? राहुल गांधी अपनी पार्टी में, कांग्रेस में टॉप लीडर है। मतलब अगर टॉप लीडर्स कोई है तो राहुल, सोनिया, प्रियंका, ये कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है। मल्लिकार्जुन खड़गे, इन टॉप नेताओं में राहुल गांधी है। और स्मृति ईरानी तो भाजपा के टॉप 20 नेताओं में भी नहीं आती। आप देख लीजिए ऊपर से उठाकर नीचे तक, क्या टॉप 20 नेताओं में? वहां तो सिर्फ टॉप 2 नेता हैं, 2 ही नेता तो वहां पर है, 20 की तो लिस्ट ही नहीं आती, फिर भी वो टॉप 20 में नहीं है। तो फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का मुकाबला कैसे हो सकता है? भरत भाई मेरा एक सवाल है आप ही से, क्योंकि आप और प्रज्ञा जी अमेठी में बहुत पसीना बहाया है, 2 दिन से आप वहीं पर थे और लगातार धूप में, गर्मी में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे।
भाई स्मृति ईरानी बता रही है कि उनको उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवार दे दिया है। तो जिस तरह का जनता का हाव भाव और जो 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 बातें आप लोग करके आए हैं, जरा उसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। राहुल गांधी का प्रॉक्सी उम्मीदवार भी अपने आप में एक बड़ा उम्मीदवार हो गया। आप देखिए, अब तो ऐसे में क्या राहुल गांधी खड़े होंगे तभी उनका वोट बैंक वहां पर शिफ्ट होगा? प्रॉक्सी अगर आ जाते हैं तो क्या उनका नहीं शिफ्ट होगा? या जनता की भावना क्या थी, महसूस क्या किया कल आप लोगों ने, परसों आप लोगों ने, जरा एक बार बताइए दर्शकों को। जनता की भावना तो देखिए अमेठी के भीतर कल तक बदलाव की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं। और हमने कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग, उनके भी दिल पर हाथ रखकर अंदर की टो लेने की कोशिश की। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को कहा कि दीदी बहुत घमंडी है। दीदी जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं शासन सत्ता। उनको लगता है कि अमेठी एक देश है और अमेठी की जो बागडोर है, जो शासन है, जो शासक हैं, जो राजा हैं, मतलब रानी है, वो स्मृति ईरानी है। कुछ इस तरीके का भाव निकल कर आता है। वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे बड़ी ठेठ लैंग्वेज में, ठेठ भाषा में बात करती हैं। अमेठी के लोग मृदुभाषी हैं। ऐसा नहीं है कि अमेठी के लोग जो है आप पूर्वांचल की बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा वैसी भाषा आने लगती है, लेकिन अमेठी के लोग अवध और पूर्वांचल के बीच में पड़ते हैं तो बहुत मृदुभाषी हैं। ना वो बाराबंकी वाली भाषा बोलते हैं, ना वो अवधी वाली हम बोलते हैं। वो बीच की भाषा को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान लेने वाले लोग हैं, अपेक्षा रखने वाले सम्मान के लोग हैं। अब मसला ये आता है कि स्मृति ईरानी 2019 में जीती, लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि जो लहर चली थी उस लहर में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया। जब राष्ट्रवाद के नाम पर वोट चला गया तो उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि हमने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट तो दे दिया, लेकिन पिछले 5 साल में स्मृति जी ने एक रोड जो बनवाई है, जानते हैं मयंक जी, उस रोड के अलावा कुछ और नहीं बनवाया। कुछ लोगों ने सड़क पकड़ पकड़ के दिखाने की कोशिश की कि ये सड़क देखिए देखिए वो देखिए, लेकिन वो रूटीन काम के अलावा जो स्मृति ईरानी, एक सांसद जो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में करता है, बम्बा लगवाना, हैंडपंप लगवाना, लाइट बत्ती सोलर खराब हो जाए तो वो बदलवाना, उसके अलावा कोई बहुत ऐसा चमत्कारी काम किया नहीं है। जो फैक्ट्रियां लगी हैं वो जमानों से लगी हुई हैं। उन्हीं फैक्ट्रियों में किसी को चालू करने, किसी में और प्रोडक्शन बढ़ा देने की होड़ है। जो अस्पताल हैं वहां पुराने सालों से हैं, उस अस्पताल को खोल देने और ताला लगवा देने की होड़ है। इस तरीके की बातें और इस भरत भाई 2022 का चुनाव कवर करने में अमेठी गया था तो मैंने होटल ढूंढना चाहा, वहां पर एक होटल तक नहीं मिला था। आप अभी क्योंकि कल परसों वहीं थे तो शायद कोई बड़ा होटल खुल गया हो, कारोबारी आ गए हो, व्यापारी आ गए हो, देखा आपने? नहीं, देखिए बहुत बड़े होटल तो नहीं है अमेठी में, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है कि रहने के लिए बहुत अच्छा लग्जरियस होटल या फिर इंटरनेशनल होटल कुछ ऐसा बना दिया हो कि जिसमें सुविधाएं बहुत तगड़ी आ गई हो। यहाँ तक कि हमें डेटा भेजना था तो डेटा भेजने के लिए या वीडियो भेजने के लिए हमें ढंग का इंटरनेट नहीं मिला, और जिसकी वजह से हमें जो है वहां से आगे निकलना पड़ा। दूसरी जगह पर जाकर हमने वो डेटा भेजा, फिर वापस आए। गौरीगंज ही एक ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा ढंग का इंटरनेट मिल जाता है। मयंक तो वहीं के रहने वाले हैं, मैं गौरीगंज में ठीक। अच्छा, इंटरनेट की जब बात हम लोग करते हैं तो उस इंटरनेट की नहीं करते हैं जिससे वीडियो कॉल हो जाए केवल, क्योंकि जो डेटा भेजने के लिए मजबूत इंटरनेट की आवश्यकता होती है, 5G के लेवल, 5G के टक्कर की इंटरनेट की आवश्यकता होती है। वैसा हाईटेक, वैसी सुविधाएं अमेठी के भीतर नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अमेठी बहुत चमक गया है, वैसा नहीं है। एक बात और ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भाग गए, चले गए, तो गए कहाँ? क्या रायबरेली इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या रायबरेली के लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या रायबरेली के लोग भारतवासी नहीं हैं? गए, चले गए, भाग गए, कहाँ गए, कहाँ भाग गए भाई? विदेश भाग गए क्या रेवन्ना की तरह? आपके रेवन्ना की तरह तो भागे नहीं कि विदेश भाग गए हो कांड करके। एक जिले के बगल वाले जिले में ही तो हैं, तो भाग गए, चले गए, छोड़ दिया, डर गए। किससे डर गए भाई? कांग्रेस में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से डर जाएंगे
ऐसे अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। कांग्रेस ने लेकिन ये बात जरूर की है कि स्मृति ईरानी से उनकी शक्ति छीन ली है। स्मृति ईरानी का वो बेस छीन लिया है जिस बेस पर खड़े होकर वो राजनीति करना चाहती थी, और इसीलिए उनकी भाषा आज बदल गई है। मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? म्यूट हैं आप अभी। भरत जी इस समय यही है कि किशोरीलाल शर्मा ने नामांकन कर दिया है अमेठी से। तस्वीरें आ गई हैं और अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और पीसीआर हमारा दिखाएगा। बहरहाल दूसरी चीज ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थोड़ी देर में रायबरेली पहुंचेंगे और राहुल गांधी वहां पर नामांकन करने वाले हैं, क्योंकि अब अमेठी में पहला था 11 से 12 बजे का समय था जो कल ही लिया गया था, और उसके बाद जो दूसरा समय था वो लेना था आपको रायबरेली में। तो रायबरेली में अब हलचल तेज हो गई है, वहां पर राहुल गांधी खुद नामांकन कर रहे हैं। भरत जी देखिए, जो प्रज्ञा जी कह रही है कि डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा शोर है, डर के भाग गए। देखिए, आप उसी लाइन पे मत चलिए जिस लाइन पे बीजेपी या मोदी चलाना चाहते हैं। डर के भाग गए, उनको यह सबको पता था कि कल अमेठी छोड़ेंगे तो यही होगा, लेकिन उसमें एक चीज है। अच्छा मयंक जी, हम लोग ये चर्चा भी कर रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा हमने लास्ट में जब हम डिबेट कर रहे थे सीधे अमेठी से कांग्रेस कार्यालय के सामने जिस वक्त पर पोस्टर्स लगे हुए थे, हम यही चर्चा कर रहे थे और वी वर वेरी डेफिनेट अबाउट दैट कि राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, प्रियंका गांधी का थोड़ा चल रहा था, उस पर भी कुछ नाम हमने कल ही बात की, जैसे राधा मिश्रा की बात हो गई, आशीष कौल हो गए, इन सबके नाम चल रहे थे। अमेठी क्लियर नहीं था। नहीं, भरत जी से कल रात में चर्चा हुई तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि प्रियंका अमेठी है और राहुल को रायबरेली जाना चाहिए। इस बात पे बात भी हुई थी। और लेकिन एक चीज है, इसके पीछे की रणनीति ये है जो मुझे लगता है, कांग्रेस के लोग बताते हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है वो उसमें सीटें कितनी आती, क्या बहुमत के करीब होते हैं, या हम बहुमत में गठबंधन जो इंडिया है वो कितना जीतता है। अगर साउथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस का किला सबसे ज्यादा मजबूत साउथ का है। कांग्रेस पूरी तरीके से साउथ में मजबूत है, ऐसे में वो अभी साउथ की बागडोर नहीं छोड़ना चाहती। उसे ये भी पता है अवध और पूर्वांचल में उसकी स्थिति नहीं अच्छी है। रायबरेली अमेठी की बात अलग है उसमें से। तो रायबरेली में अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो एक तो मां की सीट सेफ होगी। प्रियंका गांधी ने मना किया, अगर वो लड़ जाती हैं तो देखिए प्रियंका गांधी लड़ती तो उनको नुकसान होता, क्योंकि वो बोलने में जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से इतनी तेज और प्रखर बोल रही हैं, उससे पूरे देश में अलग मैसेज जा रहा है। वो एक सीट के लिए 40 सीटें नहीं गंवाना चाहती देश की, क्योंकि देश का चुनाव है, वहां पर उन्हें अभी सीटें लानी है, सत्ता में बहुमत में आना है, 272 प्लस किसी तरीके से करना है। इसके लिए अगर प्रियंका गांधी लड़ती है अमेठी रायबरेली तो उन्हें अगले 20 दिन 20 मई तक पूरे अमेठी में बिताने पड़ते और रायबरेली में।